नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति को समझने से पहले हमें इसे भारत में समझना होगा कि किस प्रकार से भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और राजस्थान में इस क्रांति का प्रारूप क्या था। यदि हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति के लिए प्रमुख उत्तरदायी तत्व माना जाता है लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति है जिसका नाम है राज्य विलय नीति, या फिर इसको हम कह सकते हैं गोद निषेध नीति। इंग्लिश में इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि वर्ष 1848 में अपनी एक नीति लागू की, राज्य विलय की नीति या गोद निषेध की नीति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज। इस नीति के तहत क्या था कि कोई भी राजा अथवा नवाब, भारत की किसी भी रियासत का कोई भी राजा अथवा नवाब, यदि उसके कोई पुत्र नहीं होता है तो वह अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए किसी को भी गोद नहीं ले सकता है। ठीक है, गोद निषेध से तात्पर्य है कि यदि किसी राजा और नवाब के पुत्र प्राप्ति या संतान नहीं होती है तो वह उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए किसी को भी गोद नहीं ले सकता है। और यदि ऐसी कोई रियासत है जिसमें उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। तो इस नीति के तहत 1848 में सतारा, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। कब कब? 1848 में सतारा, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी को इस नीति के तहत मिला लिया गया। तो एक तो ये प्रमुख कारण था। इसके अलावा यदि हम 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण की बात करें तो उसका तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। ठीक है, कौन सी राइफलों का प्रयोग? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अब हम सोचें कि भाई एनफील्ड राइफल के प्रयोग ने क्रांति को भड़काने के लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो देखिए कि इस एनफील्ड राइफल से पहले भारत में ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग होता था। पहले किस का प्रयोग होता था? ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग होता था। पहली बार एनफील्ड राइफल का प्रयोग क्रीमिया युद्ध में किया गया। किस युद्ध में किया गया था? क्रीमिया युद्ध में किया गया था। भारत में एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग फरवरी 1857 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, फरवरी 1857 में प्रारंभ हुआ और बुरहानपुर कहां पर है? यूपी में इस राइफल का क्या हुआ? विरोध हुआ। क्यों हुआ? कि जो ये एनफील्ड राइफल थी
इसमें जो कारतूस लगाया जाता था उस कारतूस को राइफल में लगाने से पहले मुंह से क्या किया जाता था, काटा जाता था। ठीक है, और इसके लिए एक ऐसी अफवाह फैल गई कि इस राइफल में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो गाय है वो हिंदुओं के लिए क्या है, पवित्र, जबकि जो सूअर है वो मुस्लिमों के लिए क्या है, अपवित्र। ठीक है, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और सूअर मुस्लिमों के लिए क्या है, अपवित्र है। इस कारण क्या है कि जब यह अफवाह फैली कि उस कारतूस को मुंह से काटा जाता है तो यह धार्मिक भावनाओं को भड़काने में क्या रही, सहायक रही। इस कारण सैनिकों ने इस राइफल का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, अब यह विरोध सबसे पहले कहां पे प्रारंभ हुआ, तो मार्च 1857 को। ठीक है, मार्च 1857। तो पश्चिम बंगाल में एक छावनी है बैरकपुर। ठीक है, इस बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को एक सैनिक मंगल पांडे ने क्या किया, इस एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का क्या किया, विरोध किया और उसने विद्रोह करके जनरल बाग व ह्यूसन इन दो अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी, उसने हत्या कर दी। कितनी तारीख को, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कहां पर, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। कौन कौन से की, जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। ये मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का क्या था, सैनिक था। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस वो नेटिव इन्फेंट्री या सैनिक टुकड़ी का सदस्य था, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का क्या था, सदस्य था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटकाया गया। 8 अप्रैल 1857 को किस पे लटकाया गया, फांसी पर लटकाया गया। ठीक है, विद्रोह किसने प्रारंभ किया, मंगल पांडे ने किया। किन किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, तो जनरल बाग व ह्यूसन की क्या कर दी, इसने हत्या कर दी। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा एक अंग्रेज अधिकारी ने सुनाई जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसने क्या किया, मंगल पांडे को सजा सुनाई। ठीक है, फांसी की सजा किसने सुनाई, रॉबर्ट हुक ने सुनाई। कितनी तारीख को मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया, तो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया। अब ये विद्रोह की सूचना यहां से चलकर मेरठ, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, मेरठ की छावनी में पहुंची और यहां के सैनिकों ने 10 मई 1857 को क्या कर दिया, विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भारत में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहां से माना जाता है, तो मेरठ की सैनिक छावनी से माना जाता है। कितनी तारीख को किया गया, 10 मई 1857 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्रांति के जो तारीख थी वो 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। कितनी तारीख, 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, लेकिन क्रांति इससे पहले ही 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई। इस क्रांति का नेता
बहादुर शाह जफर द्वितीय जो क्या थे, अंतिम मुगल सम्राट थे, तो बहादुर शाह द्वितीय को मानव बनाया गया। और इस क्रांति के जो सिंबल हैं वो क्या थे, रोटी और कमल। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि इस क्रांति के प्रतीक क्या थे, तो रोटी और कमल इस क्रांति के प्रतीक थे। नेतृत्व किसके द्वारा करवाया गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा कराया गया, जो अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, 31 मई इस क्रांति की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन इससे पहले ही 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी से इस क्रांति का सूत्रपात हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में क्रांति। अब यदि क्रांति के समय राजस्थान की परिस्थितियों की बात करें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अधीनस्थ संधि, ठीक है, अधीनस्थ संधि, अधीनस्थ संधि राजस्थान में सबसे पहले करौली के शासक हरबख्शपाल के द्वारा स्वीकार की गई। नवंबर 1817 में करौली के शासक हरबख्शपाल के द्वारा यह संधि स्वीकार की गई, जबकि राजस्थान में सबसे अंत में नवंबर 1823 में सिरोही के शासक शिव सिंह के द्वारा स्वीकार की गई। ठीक है, सबसे प्रारंभ में अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी थी, करौली। वहां के शासक हरबख्शपाल ने नवंबर 1817 में अधीनस्थ संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। इसके बाद सबसे अंत में नवंबर 1823 में सिरोही के शासक शिव सिंह ने इस संधि को स्वीकार किया। यहां पर हम बात करें तो क्या है, सिरोही है, और यहां पर हम बात करें तो क्या है, करौली है। ठीक है, तो इस अधीनस्थ संधि के तहत ही 1832 में, कब, सन 1832 में राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। और इस रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी एजीजी कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था, एजेजी कहलाता था। एजीजी से तात्पर्य है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल का एजेंट के रूप में यहां पे कार्य करता था। ठीक है, तो वर्ष 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहां पे की गई, राजस्थान में अजमेर में। यह चीज और ध्यान दीजिएगा, कहां पर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया, अजमेर। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में। ठीक है, यहां पर बिल्कुल सेंटर में इसका क्या निर्धारित किया गया, मुख्यालय निर्धारित किया गया। राजस्थान के प्रथम एजीजी लॉकेट थे, जनरल लॉकेट। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, तो जनरल लॉकेट थे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझना है क्या हुआ कि अधीनस्थ संधि अंग्रेजों के साथ करने वाला पहले शासक कौन थे, करौली के हरबख्शपाल थे। इन्होंने नवंबर 1817 में अंग्रेजों से क्या की, अधीनस्थ संधि की। ठीक है, सबसे अंत में अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि किन्होंने की, सिरोही के शिव सिंह ने स्वीकार की।
इसी अधीनस्थ संधि के तहत वर्ष 1832 में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया? अजमेर में रखा गया। इसका जो मुख्य अधिकारी है वो एजीजी कहलाता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे? जनरल लॉकेट थे। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस। ये चीज ध्यान दीजिएगा, पैट्रिक लॉरेंस। ये पैट्रिक लॉरेंस कौन है? 1857 की क्रांति के समय एजीजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान में सैनिक छावनियों की। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, बात करें हम पहली ब्यावर, दूसरी नसीराबाद। तो ये दोनों अजमेर जिले में। ठीक है, देवली, टोंक, चौथी खैरवाड़ा, उदयपुर, पांचवी एरनपुरा, इसको आप मारवाड़ कह सकते हैं, जोधपुर कह सकते हैं, जो वर्तमान में किस जिले में स्थित है? पाली जिले में स्थित है। और छठी है नीमच, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये जो नीमच की छावनी है वो एकमात्र ऐसी छावनी है, एकमात्र सैनिक छावनी जो राज्य से बाहर स्थित थी। ठीक है, नीमच की सैनिक छावनी एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी थी जो राज्य से बाहर स्थित थी। इसके अलावा 5 सैनिक छावनियां, जिनमें ब्यावर और नसीराबाद किस जिले में? अजमेर जिले में, देवली टोंक में, खैरवाड़ा उदयपुर में, एरनपुरा वर्तमान में पाली जिले में है। ये 6 सैनिक छावनियां थी। अब इन सैनिक छावनियों में क्रांति का सूत्रपात किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यदि हम 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो जयपुर रियासत में राजा राम सिंह द्वितीय का शासन था और यहां पर पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन, मेजर ईडन। ठीक है, यदि हम मेवाड़ की बात करें, मेवाड़, तो मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह और यहां पर पॉलिटिकल एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स। ठीक है, यदि हम झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ का शासक है राजा पृथ्वी सिंह। ठीक है, फिर हम बात करें कोटा की तो कोटा में शासक है राजा राम सिंह और यहां पर पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें करौली की
तो करौली का शासक है राजा मदन सिंह। ठीक है, अब हम बात करें पश्चिम में आ जाता है मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ का शासक या जोधपुर का शासक हम कह सकते हैं राजा तख्त सिंह, और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है मेजर मैसन। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बीकानेर की बात करें तो यहां का राजा सरदार सिंह। ठीक है, कहां का? बीकानेर का शासक है राजा सरदार सिंह, और बीकानेर के शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक है जो अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना राज्य से बाहर भी लेकर गया। ठीक है, इसकी सेना हरियाणा राज्य तक अंग्रेजों की सहायता के लिए गई थी। तो अब हमें ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर यहां पर सेंटर में है। इसके अलावा आपको मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट याद रखना है मेजर शावर्स। इसके अलावा आपको मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट याद रखना है मेजर मेसन। इसके अलावा हमें याद रखना है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जो कौन है? मेजर बर्टन। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर ईडन। ठीक है, एजीजी कौन है? पैट्रिक लॉरेंस है। एजीजी मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में है। इसके अलावा मारवाड़ का शासक है तख्त सिंह, मेवाड़ के शासक है महाराणा स्वरूप सिंह, कोटा के शासक हैं राम सिंह। यदि राजस्थान में हम 1857 की क्रांति के सूत्रपात की बात करें तो अजमेर से, इसमें देखिए कि अजमेर में मेरठ से आई हुई 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, एक सैनिक टुकड़ी है, कौन सी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अभी हमने पढ़ा कि 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में क्या हो गया? विद्रोह का सूत्रपात हो गया। तो यहां पर अजमेर में क्या था कि मेरठ से ही आई हुई एक सैनिक टुकड़ी थी। कौन सी बटालियन की? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की क्या थी? एक सैनिक टुकड़ी थी। अजमेर एजीजी का मुख्यालय था। ठीक है, एजीजी कहां पर बैठते थे? अजमेर में बैठते थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे। अब राजस्थान में अंग्रेजों का जो जितना भी गोला बारूद था उसका अधिकतम भाग कहां पर था? अजमेर में था। तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को क्या संशय हुआ कि चूंकि यह बटालियन भी मेरठ से आई है और वहां पे सैनिक विद्रोह हो चुका है, तो क्या पता इसके मन में भी सैनिक विद्रोह की भावना हो। तो उसने क्या किया, इसको बटालियन को यहां से आगे नसीराबाद की छावनी में भेज दिया। कहां पर भेज दिया? नसीराबाद सैनिक छावनी में भेज दिया। और इस बटालियन के ऊपर फर्स्ट बंबई लांसर्स, ये नाम ध्यान रख दीजिएगा कि फर्स्ट बंबई लांसर्स की सैनिक टुकड़ी को गश्त करने के लिए लगा दिया। जो फर्स्ट बंबई सैनिक लांसर्स की जो टुकड़ी है उससे कहा कि तुम इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जो सैनिक टुकड़ी है इसके ऊपर क्या रखो? निगरानी रखो। तो जब ये निगरानी रखी जाने लगी तो इनके सैनिकों को क्या लगा? थोड़ा अजीब लगा कि भाई हम भी सैनिक हैं लेकिन हमारे ऊपर भी क्या किया जा रहा है? शक किया जा रहा है। तो इस सैनिक टुकड़ी के एक सैनिक बख्तावर सिंह, ये नाम ध्यान दीजिएगा, किसने? बख्तावर सिंह ने
27 मई 1857 को, कितनी तारीख को? 27 मई 1857 को अपने एक अंग्रेज अधिकारी, किससे? एक अंग्रेज अधिकारी, इस अंग्रेज अधिकारी से पूछा कि भाई तुम हमारे ऊपर गश्त करवा रहे हो तो तुम्हें क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? हम भी तो अंग्रेज सैनिक है। तो वो अंग्रेज जो अधिकारी था यह इस बख्तावर सिंह को संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाया जिससे इसकी समस्या या इसकी शक का निदान हो सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इस बख्तावर सिंह के नेतृत्व में ही 28 मई 1857 को क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। यह चीज ध्यान दीजिएगा, कितनी तारीख को? 28 मई 1857 को क्रांति का सूत्रपात कर दिया या फिर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इन्होंने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा और लूटने के पश्चात 18 जून 1857 को कहां पहुंचे? ये दिल्ली पहुंचे। ठीक है, 18 जून 1857 को कहां पे पहुंचे? ये दिल्ली पूछे। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात किस सैनिक छावनी से हुआ? तो किस सैनिक छावनी से हुआ? नसीराबाद की सैनिक छावनी से हुआ। कौन सी सैनिक टुकड़ी के द्वारा हुआ? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति का सूत्रपात किया गया। ठीक है, अब इस क्रांति की सूचना कहां पर? 28 मई 1857 को क्रांति कहां पर? नसीराबाद में हो गई। तो इस क्रांति की सूचना अब पहुंचती है यहां पर नीमच में। ठीक है, नीमच कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, खबर पहुंची कहां पर? नीमच मध्य प्रदेश में कि भाई राजस्थान की नसीराबाद की जो सैनिक छावनी है वहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, छावनी को लूट लिया है। तो यह सूचना कहां पर पहुंची? नीमच में पहुंची। नसीराबाद में विद्रोह की सूचना कहां पर पहुंची? नीमच पहुंचती है। तो नीमच में 2 जून 1857 को यहां पर एक कर्नल है जिसका नाम है अबोट। ठीक है, इस कर्नल अबोट ने क्या किया कि भारतीय सैनिकों को, भारतीय सैनिकों से तात्पर्य है हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, तो हिंदू सैनिकों को तो गंगा जल की और मुस्लिम सैनिकों को कुरान की क्या दिलाई? शपथ दिलाई। और शपथ क्या दिलाई कि ये दोनों सैनिक किसके? अंग्रेजी साम्राज्य के क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। ठीक है, 2 जून 1857 को कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को शपथ दिलाई कि वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। लेकिन 3 जून 1857 को ही मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, छावनी में आग लगा दी और छावनी में लूटपाट की। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच की सैनिक छावनी में 3 जून 1857 को क्या हुआ? लूटपाट की घटना हुई और सैनिकों ने विद्रोह करके छावनी में क्या लगा दी? आग लगा दी। इस नीमच की छावनी का सुपरिटेंडेंट इंचार्ज कौन था? लायड। ठीक है, इस लायड ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, कहां किसको? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, और उस समय इसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था?
शावर्स। ठीक है, तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स को इसकी सूचना दी कि भाई नीमच की जो सैनिक छावनी है यहाँ पे सैनिकों ने क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया है। तो शावर्स उस समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर कहां पे पहुंचता है, नीमच पहुंचता है और यहां पर उस सैनिक विद्रोह को दबाता है। तो 8 जून 1857 को नीमच पर किसका अधिकार हो जाता है, पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। कितनी तारीख को, 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः क्या हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब यहां से अफवाह मेवाड़ पहुंचती है और मेवाड़ के सैनिकों में क्या अफवाह फैलती है कि हिंदू सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया है। ठीक है, क्या अफवाह फैलती है कि धर्म भ्रष्ट करने के लिए क्या मिला दिया है, आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया है। इस अफवाह से भारतीय सैनिक अधिक उग्र होते। इससे पहले ही मेवाड़ के वकील, ये नाम ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है, मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने, ठीक है, अर्जुन सिंह ने क्या करा, उस आटे को अपनी जबान पे रख के कहा कि देखो मैं खाता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसमें आटे में तुम्हारे हड्डियां मिलाई गई हो। तो जब उसने जबान पे रख के आटे को उसका परीक्षण करवाया तब जाके वहां के सैनिक शांत हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो वकील का नाम क्या है, मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने अपनी जबान पर आटे को रखकर सैनिकों की शंका का समाधान किया।